हेलो फ्रेंड, एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 20 फरवरी को जो एग्ज़ाम हुआ है, सभी शिफ्ट का जीके का टोटल 80 प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। यानी आज जो है चारों शिफ्ट में जीके का जितने भी प्रश्न पूछे गए, जीके हो या जीएस हो, टोटल 80 प्रश्न आपको एक ही वीडियो में देखने को मिलेगा। आपको ज़्यादा उछल कूद नहीं करना। अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप आराम से दिन भर पढ़िए और शाम में 7:30 या 8 बजे तक आपको ये वीडियो मिल जाएगा। आप वहाँ से देख सकते हैं कि किस तरह का मतलब क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और उससे आधारित जो है आपको जो है क्वेश्चंस को रिवाइज करना है, खुद से रिवाइज करना है। चीज़ जो भी क्वेश्चंस दिन भर में पूछे जाएंगे चारों शिफ्ट में, आपको एक ही वीडियो में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। टोटल प्रश्न 80 प्रश्न लगभग जो है जीके जीएस के आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, तो आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं या नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप यहाँ से देख पा रहे होंगे 20 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी जीके के प्रश्न आए थे सभी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो पहला प्रश्न ये था कि वर्तमान में सीसीआई कौन है। तो अगर क्वेश्चन ये होगा कि वर्तमान में सीसीआई कौन है तो रवनीत कौर होगा। लेकिन अगर बहुत सारे स्टूडेंट बता रहे थे कि सीजेआई था, अगर सीजेआई होगा तो डीवाई चंद्रचूड़ इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर आप लोग एग्जाम दे के आए हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोग का कितना प्रश्न सही हुआ था जीके जीएस का। नेक्स्ट प्रश्न है रंगास्वामी कप किस खेल से संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हॉकी से रंगास्वामी कप है। तो यानी कि जितने भी कप से रिलेटेड प्रश्न होंगे आप जो है बुक कॉपी अगर पढ़े होंगे तो बनाए होंगे तो उससे आप देख लीजिएगा। प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि एशियन गेम कहाँ हुआ था। एशियन गेम 2023 में कहाँ हुआ था, 22-23 में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चीन में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि बिरजू महाराज किस घराने से था। तो बिरजू महाराज लखनऊ घराने से हैं और ये कथक नृत्य करते थे। नेक्स्ट प्रश्न है ज्योतिबा फुले किस संस्था की स्थापना की। तो ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज नामक संस्था की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न आपको देखने को मिलेगा संगीत साहित्य पुरस्कार 2023 किसे दिया गया। तो इससे रिलेटेड जो है अगर आपको ऑप्शन पता है तो ऑप्शन से ही छाट सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मिला था। तो यहाँ पे वहाँ पे डिस्कस करना बहुत अच्छी हो जाएगा, इसीलिए आप लोग ऑप्शन के हिसाब से ये प्रश्न का जवाब देने काबिल था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं किस मुख्यमंत्री को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार दिया गया है। तो ये आप लोग भी जानते हैं योगी आदित्यनाथ को मिला था, अगर आप लोग करेंट से ये रिलेटेड क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है मुद्रास्फीति से रिलेटेड एक प्रश्न था। स्टूडेंट को जो है पूरा बहुत पूछने पे भी उसके पास जो है बोला था थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन है, लैंग्वेज वगैरह में था। जिस तरह से आप क्वेश्चन देख रहे हैं इस तरह का क्वेश्चन नहीं है, इसको जो है लैंग्वेज करके क्वेश्चन दे रहे हैं। तो उन्होंने भी बताया था कि लैंग्वेज में प्रश्न था, उतना उसको याद नहीं था, लेकिन इतना याद था कि मुद्रास्फीति से था। तो आप लोग जो भी है मुद्रा से रिलेटेड थोड़ा देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास एम एस सुब्बा लक्ष्मी को भारत रत्न कब मिला। तो 1958। बहुत सारे स्टूडेंट ये बोल रहा था कि जो है संगीत के क्षेत्र में सबसे पहले भारत रत्न किसको मिला, तो उसका भी सही जवाब हो जाएगा एम एस सुब्बा लक्ष्मी। नेक्स्ट प्रश्न था मेंडलीव के आवर्त सारणी से रिलेटेड था, कोई एलिमेंट वगैरह के लेफ्ट राइट जाने पे किस तरह होता है, इस तरह का बता रहा था, कंफर्म नहीं बता रहा था कि उसमें क्या द्रव्यमान बढ़ता या उसका त्रिज्या बढ़ता, इस तरह का प्रश्न था। तो आप देख लीजिएगा साइंस का इस टाइप का प्रश्न आ रहा है। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड प्रश्न था, इसका सही डाटा नहीं आ पाया क्योंकि लैंग्वेज वगैरह में बहुत सारा प्रश्न आ रहा था, इसलिए डाटा नहीं आता है। नेक्स्ट प्रश्न आप देख लीजिएगा भारतीय उपमहाद्वीपीय भाषा कितनी है। तो आप जो है उपमहाद्वीपीय भाषा बहुत सारी हो सकती हैं, वहाँ से ऑप्शन से भी आपको छांटना था। 3-4 भाषा था, उसमें से एक को आपको छांटना था, यानी बाय ऑप्शन इस प्रश्न का आप जवाब दे सकते थे। एक प्रश्न था कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की क्या प्रक्रिया है। हाईकोर्ट की जो न्यायाधीश है उसको हटाने की आप लोग भी पता है कि 3/4 के मतलब कंडीशन से हटाया जाता है। तो किस तरह का वहाँ पे ऑप्शन था कि मतलब सरल है या कठोर है। अगर इस तरह का ऑप्शन होगा तो वहाँ पे हो जाएगा कठोर इसका सही जवाब। और हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश है उसको हटाने की प्रक्रिया जो है एक तरह का क्या है, हाईकोर्ट के न्यायालय को हटाने की प्रक्रिया कठोर है। और एक और भी ऑप्शन हो सकता था कि न्यायाधीश। नेक्स्ट प्रश्न देख लें नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुजरात में। सबसे ज़्यादा कैपेसिटी इसी स्टेडियम का है और ये क्रिकेट से रिलेटेड स्टेडियम है। और इसका पहले जो नाम था मोटेरा स्टेडियम नाम था, ये चीज़ें याद रखिएगा। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार की शुरुआत कब हुई। तो इसका शुरुआत हुआ था 1992 में। इसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला था, तो एक शतरंज खिलाड़ी थे। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा वो शतरंज खिलाड़ी का नाम क्या है। नेक्स्ट प्रश्न था ओडिशा नृत्य किस
ओडिसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा से। नीति आयोग किसके स्थान पर स्थापित किया गया था? तो नीति आयोग जो है योजना आयोग के स्थान पर स्थापित किया गया था। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था दोस्तों। इस फर्स्ट शिफ्ट का इतना ही प्रश्न मिल चुका है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लैंग्वेज में था तो कुछ नहीं, जितना भी क्वेश्चन हो सका हमने आपके लिए अरेंज किया है। नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट शिफ्ट का आप देख लीजिए, 20 फरवरी सेकेंड शिफ्ट का जो प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न आया था, पहला प्रश्न देख लीजिए, पन्नालाल घोष का संबंध किससे है? तो बांसुरी से हो जाएगा इसका सही जवाब। एक प्रश्न ये था कि 2011 की जनगणना सर्वाधिक महिला साक्षर कहाँ है? तो सर्वाधिक महिला हो या पुरुष हो, उसका सही जवाब हो जाएगा केरल। सर्वाधिक महिला 92% केरल में है और पुरुष की जनसंख्या 94% है। तो अगर एवरेज इन दोनों को निकाल लेंगे तो 93% एवरेज जनसंख्या है, यानी केरल की जनसंख्या जो है कितना है? एवरेज 93% है, लेकिन सिर्फ महिला का पूछा है तो 92% हो जाएगा, केरल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा, संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था और इसकी पहली बैठक जो है 9 दिसंबर को हुआ था दोस्तों। 9 दिसंबर को पहली बैठक हुआ, तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि वो अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर को बना था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, बोनालू उत्सव मनाया जाता है कहाँ? तो बोनालू उत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है, इसका सही जवाब होगा तेलंगाना। आंध्र प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो इसका हो जाएगा अब्दुल नजीर। अब्दुल नजीर वर्तमान में जो है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं। अब्दुल नजीर कौन है? तो राम मंदिर से रिलेटेड जो फैसला आया था उसके एक जज रह चुके हैं अब्दुल नजीर। नेक्स्ट प्रश्न आया कि बैडमिंटन से संबंधित शब्दावली कुछ दिया हुआ था, बहुत मतलब कुछ उटपटांग नाम था, स्टूडेंट को याद नहीं है जिसके कारण से नहीं मिल पाया। आप लोग बताइए, अगर आप लोग एग्जाम देखे हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा क्या प्रश्न था। आरबीआई का उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है आरबीआई का मुद्रा विनिमय। वहाँ पे ऑप्शन से भी छाटना था, अगर मुद्रा विनिमय होगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुद्रा विनिमय। अगर कोई और ऑप्शन होता है तो उसके हिसाब से आप आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न था कि 2021 के जनगणना के थीम क्या है? सॉरी 2021 नहीं होगा, ये 2011 होगा। 2011 के जनगणना का थीम। नेक्स्ट प्रश्न था कि 2021 की जनगणना के थीम क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट 2011 भी बता दें। अगर 2021 का होगा ना जनगणना, उसका थीम था जन भागीदारी से कल्याणकारी, लेकिन अभी तक जनगणना नहीं हुआ है, लेकिन सिर्फ थीम वगैरह डिसाइड वगैरह हुआ था, जन भागीदारी से कल्याणकारी। ध्वनि का मात्रक क्या है? तो सबको पता है फिजिक्स का है डेसिबल। आर्टिकल 333 333 का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विधानसभा में पहले जो है एक एंग्लो इंडियन जो है स्थापित किया जाता था। आर्टिकल 333 को जो है खत्म कर दिया गया। 104वां संविधान संशोधन से आर्टिकल 333 को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते थे कि सेकेंड सीडीएस कौन है? यानी पहली सीडीएस की बात करें तो बिपिन रावत जी थे, जिसका हाल ही में एक विमान दुर्घटना में देहांत हुआ, बहुत दुखनीय है। तो सेकेंड सीडीएस की बात करें तो उसी के स्थान पे अनिल चौहान आए हैं सेकेंड सीडीएस। लिएंडर पेस का संबंध किससे है? तो लिएंडर पेस का संबंध टेनिस खेल से है। उसके बाद देख लीजिएगा 20 फरवरी थर्ड शिफ्ट का कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, इसमें आपको चर्चा करेंगे। 20 फरवरी का थर्ड शिफ्ट का एक प्रश्न था कि भारत देश जो है उसका जलीय सीमा कितने देशों से लगा है? इसका 2 देश हो जाएगा जलीय सीमा। आप लोग कमेंट में बताइएगा और 2 देश कौन कौन, एक तो बता देते हैं श्रीलंका, दूसरा देश बताइएगा कौन है जलीय सीमा से। और भूमि से अगर बात किया जाए तो टोटल 7 देश लगते हैं, आप याद रखिएगा। 2011 का जनगणना सर्वाधिक साक्षर दर किस राज्य में है? तो केरल। जैसा कि सेकंड शिफ्ट में भी ये प्रश्न आया था कि जनगणना से रिलेटेड यानी सेंसेक्स से रिलेटेड आज सभी शिफ्ट में प्रश्न आए दोस्तों। तो सेंसेक्स अगर आपका 1-2 दिन में एग्जाम है तो सेंसेक्स जरूर देख लीजिएगा। सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ है? केरल में है, इसका सही जवाब हो जाएगा। एक प्रश्न था कि बुंदू खान का संबंध किस वाद्ययंत्र से हो? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सारंगी से। बुंदू खान का संबंध किस वाद्ययंत्र से? सारंगी से। और ये जो सारंगी वगैरह हो गया, शहनाई वगैरह, ये सब से रिलेटेड भी प्रश्न आ रहा है, आप लोग एक बार कंसीडर अपने नोट्स में जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, आईआईटी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहली पंचवर्षीय योजना के अंत में जो है आईआईटी जैसे संस्थानों की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देख लें, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, और एक प्रश्न ये भी देख लीजिएगा कि मैसूर दशहरा कहाँ मनाया जाता है? मैसूर दशहरा कहाँ मनाया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक में मैसूर दशहरा मनाया जाता है, यानी कि फेस्टिवल से रिलेटेड भी आ रहा है प्रश्न दोस्तों। एक था कि राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी कहाँ की गई? तो राष्ट्रीय खेल 2023 की मेजबानी गोवा में की गई थी। ये 37वां नंबर का राष्ट्रीय खेल था। 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा? देख लीजिएगा उत्तराखंड में होगा। इसका
2024 में जो राष्ट्रीय खेल होगा उत्तराखंड में होगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, लिएंडर पेस का संबंध किस खेल से? रिपीटेड है दोस्तों, क्योंकि पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है। लिएंडर पेस का संबंध किससे है? तो टेनिस से है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, गौतम बुद्ध का संबंध किस गणराज से है? तो बहुत सारे लोग लिस्वी मारते, ये चीज़ें मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा समझने की बात है। गौतम बुद्ध का संबंध किस गणराज से? ये शाक्य गणराज के थे गौतम बुद्ध। यहाँ पे आप इस तरह से देख लीजिए, इसके पिता का नाम सुद्योधन था। उसके बाद एक जो है मतलब देख लीजिएगा, इकोनॉमिक्स से प्रश्न था कि मूलह्रास क्या है? तो मूलह्रास आखिर होता क्या है, थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। मूलह्रास मतलब जो भी अगर संपत्ति आप खरीदते हैं उसमें जो टूट फूट होती है, टूट फूट होने के बाद जो, जैसे अगर मान लीजिए कोई वस्तु आपने 100 रुपया में खरीदा और कुछ दिन के बाद उसकी वैल्यू कुछ खराब हो गया, ये होने के बाद क्या हो गया, 80 रुपया हो गया, तो इसमें मूलह्रास कितना हो गया? 20 रुपया का मूलह्रास। इसी को जो है मूलह्रास कहते हैं।